नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया पोला पर्व। आकर्षक वेशभूषा में सजाई गई बैलजोड़ी। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन तस्करी के आरोप में जिले के 2 लोग गिरफ्तार, भेजे गए जेल। मामूली विवाद पर पति ने कर दी पत्नी की हत्या। परसवाड़ा के बैगा टोला की घटना। सराटी नदी में डूबने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत। लालबर्रा के अमोली में हुआ हादसा। शहर के सागौन वन में घर पर फांसी पर लटका मिला बुजुर्ग का शव। 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे जिले में 35 डिलीवरी सेंटर, स्वास्थ्य विभाग की योजना। सॉफ्टवेयर में देखे जा सकेंगे सांसद निधि के सभी कार्य। पारदर्शिता बरतने सरकार ने बनाई योजना। और हरितालिका व्रत मनाए जाने के लिए नक्षत्र के हिसाब से 1 सितंबर का दिन शुभ। और अब खबरें विस्तार से। जिले में शुक्रवार को तान्हा पोला का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मवेशी पालकों ने उन्हें सजाया और उनकी पूजा की गई। इसी तरह पोला पर्व के दूसरे दिन मनाए जाने वाला नारबोद पर्व शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में वर्षों पुरानी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाएगा। हम डाले तो मार दिया पोला पर्व जो है हमारा पारंपरिक पर्व है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक प्रतिवर्ष मनाते रहते हैं। और आज बड़ा ही सुहाना मौसम है। किसानों के लिए जो बारिश का बहुत समस्या थी, आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है। किसान का जो साथी होता है किसान बैल होता है। और आज हम सब नंदी महाराज की पूजा कर उन्हें सजा धजा के आज यहाँ हम लोग प्रांगण में लाते हैं और प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। अन्यथा मैं मानता हूँ, मेरे मानना है कि पोला पर्व एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसान और जो बैल होता है ये हम दोनों एक हमजोली हैं, दोनों साथ साथ मिलकर मनाते हैं, इसलिए किसान और इसका पर्व है। अग्रवाल समाज की महिलाओं द्वारा अमावस्या के अवसर पर रानी सती दादी को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज की महिलाओं ने बताया कि रानी दादी सती अपने पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए पूजा और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज हमारे अग्रवाल समाज द्वारा हर वर्ष की तरह
अमावस्या पर्व मनाया जाता है, जिसमें रानी सती दादी का जन्मोत्सव मनाते हैं। वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। क्या मान्यता रहती है? हमारी दादी सती अपने पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने अग्नि में अपने पति को गोद में लेके अपने खुद के चूड़े से दाह उत्पन्न करी और वो सती हुई थी। तो हम इनको सुहाग के रूप में मनाते हैं। क्या क्या करते हैं आप लोग इस दिन? हम सबसे पहले हम लोग स्थापना करते हैं, उसके बाद हम पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ में 5 अध्याय होते हैं, सभी प्रसंग अलग अलग होते हैं हर अध्याय में। तो हम उसी के अनुरूप सबको एक उत्सव मनाते हैं। हिंदू महिलाओं द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाला निर्जला उपवास हरितालिका व्रत 1 सितंबर को मनाया जाएगा। शहर के पुराना राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र के अनुसार हरितालिका व्रत पूजन 1 सितंबर की सुबह 11 से 2 सितंबर की सुबह 8 बजे तक का है। सभी नक्षत्र के अनुसार 1 सितंबर को ही हरितालिका व्रत मनाए जाने के लिए उपयुक्त समय और तिथि बताई जा रही है। हरितालिका तीजा व्रत 1 तारीख में दोपहर 11:13 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाती है, जो कि 2 तारीख को प्रातः 8:51 तक है। और इसका जो पूजन होता है वो रात्रिकालीन पूजा है। सूर्यास्त से लेकर के रात भर माताएं जागरण करती हैं, शंकर जी की पूजा करती हैं, दूसरे दिन सुबह विसर्जन करती हैं। तो ये स्थिति 1 तारीख में नक्षत्र भी मिल रहा है, हस्त नक्षत्र में तृतीया तिथि होना चाहिए, जो कि 1 तारीख को ही प्राप्त हो रहा है रविवार के दिन। 2 तारीख में संध्याकालीन समय से रात्रिकालीन समय तक न तो तिथि प्राप्त होती ना ही नक्षत्र मिलता। इसलिए आप 2 तारीख का भ्रम छोड़ करके 1 तारीख को ही सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि 1 तारीख में हरितालिका तीजा व्रत की पूजा करें, उसका व्रत उपवास करें, भगवान शिव की पूजा, और 1 तारीख को ही रात्रि जागरण हरितालिका तीजा व्रत का पूजन करें। श्रृंगार सामग्री वगैरह जो अर्पण की जाती है करें। बिल्कुल आप भ्रम में ना पड़ें। 2 तारीख को आपको कुछ रात में नहीं मिल रहा है, 1 तारीख को सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तिथि भी प्राप्त हो रही है, नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप 1 तारीख को इस व्रत को करें। शहर के महावीर कॉलोनी स्थित एक खाली मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी के बाद आग लगा दी गई। मकान के दूसरे फ्लोर पर सो रहे चौकीदार ने बताया कि जब उसे 5 बजे वे सोकर उठे तो वहां से धुआं उठ रहा था। जब उन्होंने जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और खराब पड़ा हुआ सामान जल रहा था। रात में क्या हुआ कि हम लोग को पता नहीं चला, ऊपर सोते हैं एकदम ऊपर। फिर रात में कोई आया, ताला तोड़ा, और ताला तोड़ने के बाद में ये जलाए और जो था वायर लेकर गए। कब की घटना ये? अब ये तो रात को कब हुआ क्या पता। मैं तो 5 बजे उठा, जब धुआं देखा खाली। अच्छा, पहले भी घटना हो चुकी है बोलते हैं यहाँ पे? पहले बोले अंकल जी ताला टूटा, जब मैं था नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद शनिवार को मतलब मेरा मोबाइल लेकर गए, ओप्पो का था, 9,950 रुपये का। अच्छा, किसका मकान है ये? अब ये तो नाम मुझे गौतम कोठारी जी का बता रहे हैं? हाँ, नाम ये हुआ। वन विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स मध्य प्रदेश भोपाल तथा क्षेत्रीय टाइगर फोर्स जबलपुर द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अत्यंत दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगुलिन के अवैध शिकार के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी बालाघाट के निवासी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर शहर के संयुक्त दल द्वारा लगभग 9 किलो पेंगुलिन जब्त किया गया है। इस दौरान कार्यवाही में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 आरोपी बालाघाट जिले के हैं, जो धर्म से पिता रेवाराम ग्राम कुकरा तहसील बैहर और शिव शंकर यादव पिता फूल सिंह तहसील बैहर के निवासी हैं। अन्य 2 आरोपी अनूपनगर जिले के हैं। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी पेंगुलिन की तस्करी के मामले में बालाघाट के कुछ आरोपी जेल जा चुके हैं। परसवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर बैहर मार्ग पर स्थित वनांचल ग्राम जलगांव बैगाटोला के एक 35 वर्षीय बैगा आदिवासी ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलगांव के बैगाटोला निवासी मृतिका सुलकंताबाई पति प्रेम सिंह मैरावी, जाति बैगा, उम्र 32 वर्ष, डॉक्टर के पास से इलाज करवाकर वापस आ रहे थे। तभी जलगांव बैगाटोला के समीप ही दोनों पति पत्नी के आपस की बातचीत के दौरान बहस हो गई, जिसके बाद सुलकंताबाई को उसके पति प्रेम सिंह मरावी पिता अतर सिंह मेरावी उम्र 35 वर्ष ने धक्का देकर नीचे गिराया। उसके बाद उसके ऊपर हावी होकर बड़ी निर्दयता से सुलकंताबाई का गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त घटना की चश्मदीद मृतिका की 13 वर्षीय सुपुत्री भगवंता ने बताया कि ग्राम बघोली से जब वे घर वापस आ रहे थे तब रास्ते में सामने वह चल रही थी।
उसके पीछे उसके माता पिता चल रहे थे। इसी दौरान रास्ते में जलगांव जलाशय के समीप उसके पिता ने अचानक किसी बात पर बहस के कारण उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घबराई हुई बालिका को कुछ समझ आ पाता उसके पहले उसके पिता ने उसे भी मारने का प्रयास किया, जिसके चंगुल से अपने आप को बचाते हुए बालिका वहां से भागी और गांव पहुंचकर सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी। घटना की सूचना पाते ही परिजनों ने परसवाड़ा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव के पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उधर से आ रही थी। कौन कौन आ रहे थे? 3 लोग। कौन कौन थे? मम्मी, पापा, मैं। फिर उसको गलत दबा दिया। किसने? पापा ने। क्यों? पता नहीं। फिर क्या हुआ? छाता में बैठ गया। मेरे लिए भी दौड़ा था। हाँ। मैं छुप गई। हाँ। फिर बाद में आया। लड़की के द्वारा भगवंती के पूछने पर यह पता चला कि मेरा पिता दारू के लिए पैसा मांगता था और मेरी मम्मी के साथ हर हमेशा मारपीट करता था। जी, मतलब कुल मिलाकर शराब के लिए पैसे मांगने की वजह से हत्या की। हाँ, ये हत्या की। लांजी नगर व क्षेत्र में 30 अगस्त को महाराष्ट्रियन विशेष पर्व पोला पाटन परंपरा अनुसार मनाया गया। पोला पर्व पर किसानों द्वारा बैल जोड़ियों को सजा धजा कर नगर के पुराना गुजरी चौक हनुमान मंदिर से मां लंजकाई मंदिर तक कतार में खड़ा किया गया। इससे पूर्व किसानों ने अपने बैल जोड़ियों सहित पुराने हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां नगर परिषद से बाजे गाजे के साथ परंपरा अनुसार आरती लेकर नगर परिषद के कर्मचारी मोहनलाल कुर्वे, संतोष भार्गव, जगन मिश्रा, तेजराम आसटकर, बिहारी महोबिया, दीपक खांडेकर सहित पंडित अरविंद मिश्रा, नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मीरा समरीते एवं पार्षदगण तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा मां लंजकाई मंदिर, हनुमान मंदिर, नया राम मंदिर में पहुंचकर पूजन किया गया। इसके बाद पटाखा फोड़कर किसानों द्वारा तोरण तोड़कर बैल जोड़ी को दौड़ाया गया। घरों में इन बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना कर पकवान खिलाए गए और परंपरा अनुसार बैल जोड़ी लेकर आए कृषक का तिलक लगाकर भेंट स्वरूप दक्षिणा भी दी गई। बहरहाल पोला पर्व लोगों द्वारा लोक परंपरा अनुसार मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन की अति महत्वपूर्ण योजना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत 1 सितंबर से होने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सभी तैयारियां मैदानी स्तर से पूर्ण की जा रही है। वर्तमान उप स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हो रहे वेलनेस सेंटर में कार्यरत एएनएम और स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2 माह में वेलनेस सेंटर के अंतर्गत आने वाले गांव के हर एक घर के प्रत्येक सदस्य का सर्वे किया जाएगा और जनवरी माह तक सभी कर्मचारियों की भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। जिले के 35 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से अपडेट कर यहां सभी सुविधाएं दी जाएगी। प्रत्येक सेंटर पर 10 नए स्टाफ की भर्ती होगी। इसमें स्टाफ नर्स से लेकर एएनएम, पैथोलॉजिस्ट, ड्रेसर, कंपाउंडर से लेकर चपरासी तक शामिल होंगे। प्रत्येक सेंटर में कम से कम 10-10 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती होगी। इस प्रकार से 350 कर्मचारियों की भर्ती होना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सप्ताह में 1 दिन विशेषज्ञ डॉक्टर वेलनेस सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे समय समय पर ग्रामीण स्तर के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर का भी लाभ मिल जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र को अपडेट करने के लिए प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र को 7-7 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए हैं, जिससे भवन में और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अन्य मशीनों और उपकरणों के लिए अलग से राशि प्रदान की जाएगी। बालाघाट ब्लॉक में सबसे अधिक 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें कुमारी, समनापुर, हीरापुर, चांगोटोला सहित अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। इसी प्रकार अन्य तहसीलों का आंकड़ा इस प्रकार से है:
कटंगी में 2, वारासिवनी में 2, किरणापुर में 3, लांजी में 3, बैयर में 7, बिरसा में 3, परसवाड़ा में 3 और खैलांजी में 1 सेंटर स्वीकृत कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पन्निका बताते हैं कि 1 सितंबर से विधिवत रूप से जिले में अवेयरनेस सेंटर की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए वर्तमान में कार्यरत एएनएम और स्टाफ नर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जैसे जैसे भर्तियां होती जाएंगी, अवेयरनेस सेंटर में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। निश्चित ही इससे ग्रामीण स्तर की स्वास्थ्य सुविधा बहुत अधिक बेहतर हो जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा अपने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब इस निधि से होने वाले सभी कामों को पहले सॉफ्टवेयर पर लोड करना होगा और बाकायदा उन कामों की प्रगति समय समय पर इस सॉफ्टवेयर में बतानी होगी, जिससे सांसद से लेकर दिल्ली में बैठे जनप्रतिनिधि तक इस विषय पर बड़ी आसानी से जानकारी ले सकते हैं। सांसद निधि के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इसके लिए बाकायदा योजना विभाग में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे कार्यों को अपलोड करें और उनकी प्रगति कैसे दर्शाया जाए। निश्चित ही इस पहल के बाद सांसद निधि से होने वाले कार्य के विषय में जानकारी लेने में सभी को बड़ी आसानी होगी। जिला योजना विभाग की बड़ी समस्या यह है कि उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई भी नियमित पद नहीं है, जिस कारण वे सांसद निधि की राशि से कंप्यूटर ऑपरेटर मानदेय पर रखते हैं। लेकिन मानदेय पर काम करने वाले युवक अच्छी नौकरी या फिर अच्छा काम मिलने पर या फिर काम की अधिकता होने पर इस काम को किसी भी समय छोड़ देते हैं, जिससे फिर नए युवा के काम पर रखने पर उसे नए सिरे से पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देनी होगी। यह जिला योजना विभाग के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढालसिया बिसेन बताते हैं कि निश्चित ही सॉफ्टवेयर में काम अपलोड करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी समय सांसद निधि से होने वाले कार्यों के विषय में कहीं भी बैठे बैठे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर जानकारी ली जा सकती है। यह केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है। शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान को एक निजी बस संचालक अपनी मनमानी कर पूरी तरह से बर्बाद करने में आमादा है। इस बात की जानकारी बकायदा उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य ने एसडीएम कार्यालय में दी, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्कृष्ट स्कूल की प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव बताती है कि उनके द्वारा उत्कृष्ट स्कूल मैदान में खड़ी की जा रही बस के विषय में एसडीएम कार्यालय में एक पत्र व्यवहार किया गया है, बावजूद इसके भी कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा बस संचालक के द्वारा लगातार उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड में बस संचालन का कार्य किया जा रहा है। ग्राउंड में पूरे समय बस की आवाजाही के कारण अब ग्राउंड खिलाड़ियों के प्रवेश करने के लायक भी नहीं बचा, खेल तो दूर की बात है। नहीं, बस मालिकों को परमिशन तो नहीं दी गई और जैसे ही हमको पता चला कि हमारे मैदान में, खेल के मैदान में बसें खड़ी हो रही है, तो हमने इसकी सूचना एसडीएम कार्यालय में दी है, पत्र व्यवहार किया है कि वो इस प्रकार से बस वहाँ पे बस मालिकों को सूचित करें, इस प्रकार से हमारे खेल के मैदान में बस खड़ी ना करें। तो आप मानते हैं कि जो खड़ी की जा रही बस तो वो उचित नहीं है? जी। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार स्कूल में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। बालाघाट जनपद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र राणा ने बताया कि शासन की योजना के अनुसार पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले छात्रों का शिविर लगाया गया था, जिसमें दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन छात्रों को ट्राईसाइकिल और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। शासन के नियमानुसार हर वर्ष हम जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो पहली से 8वीं तक अध्ययनरत हैं शालाओं में, उनका जो है शिविर आयोजित किया जाता है। शिविर आयोजित करके उनको चिन्हित किया जाता है कि किस बच्चे को किस उपकरण की ज़रूरत है। जैसे किसी को ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, किसी को और व्हील चेयर की ज़रूरत है। इस तरह से विभिन्न सामग्रियां जो हैं जिसको ज़रूरत है उसका चिन्हित किया जाता है। यह चिन्हित करने का काम एक एलमिको द्वारा किया जाता है और जो चिन्हित बच्चे हो गए हमारे 2018 के 19 के, उन बच्चों की सामग्री आई हुई है। तो आज हमने उनको वो सामग्री वितरण शिविर आयोजित किया है, जिसमें 60 बच्चे हमारे पास टोटल। शहर के उपनगरीय बुढ़ी वार्ड नंबर 13 सागौन 1 के निवासी एक बुजुर्ग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक सुंदरलाल धुर्वे उम्र 75 वर्ष जनपद पंचायत बालाघाट से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। शुक्रवार की सुबह घर में पंखे से लटके हुए उनका शव मिला। पुलिस के द्वारा शव का परीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंगेल बैहर के द्वारा वन्य प्राणी के शिकार के आरोप में एक आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। घटना के अनुसार 2005 में बिरसा थाना प्रभारी संजय भारती के द्वारा पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर बबलू नाम के व्यक्ति को खाल बेचने का धंधा करते हुए गिरफ्तार किया गया था,
जिसके पास से माटे गांव के पास सांबर हिरण की खाल मिली थी, जिस आधार पर आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस आधार पर बबलू मेरावी उम्र 35 वर्ष निवासी माटे थाना बिरसा को सजा सुनाई गई। महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी अव्यवस्थाओं को दूर कर सीट और प्रवेश तिथि को बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने 30 अगस्त को प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव चांदनी शर्मा, युवा ब्रिगेड अध्यक्ष मिलिंद नागपुरे, NSY नगर अध्यक्ष वसीम अली के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM संदीप सिंह व वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंचकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय SSP महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी अव्यवस्थाओं को दूर कर सीटों में वृद्धि करने एवं प्रवेश तिथि को बढ़ाने की मांग की। NSY के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय शासकीय शंकर शाह पटेल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वारासिनी में सभी UG और PG के संकाय में छात्र छात्राओं के प्रवेश के लिए पूर्व से कम सीटों का आवंटन किया गया है। इसके लिए सीटों में वृद्धि करवाई जाए, जिससे कि सभी दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राएं प्रवेश ले सके। और महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अंतिम तिथि 31 अगस्त काउंसलिंग के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश होना संभव नहीं है। हम लोगों ने महाविद्यालय वाराणसी SSP कॉलेज में सभी संकायों में सभी सीटों को वृद्धि करने के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। कौन कौन से संकाय में विशेषकर? MSc संकाय में चारों सब्जेक्ट में सीटें बढ़ाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपे हैं और BSc में जो पिछले वर्ष क्या नाम था 450 सीटें में एडमिशन लिया गया था, इस वर्ष कम सीटों में एडमिशन लिया जा रहा है। इसकी वजह से वाराणसी और खल्लांजी क्षेत्र के लोगों जो छात्र छात्राओं को समस्याओं का करना पड़ रहा है समस्या, तो इस वजह से हम लोग माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि इसमें सभी सीटों में वृद्धि की जाए। और माननीय विभागीय अधिकारी महोदय SDM साहब को हमने ज्ञापन दिए हैं कि इस विषय को जल्द से जल्द लिया जाए और इसमें जो सीटें बढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ में जो तिथि कल आखिरी है, जो त्योहारों के बीच में फंस रही है, जिस वजह से इसकी मतलब तारीखों को बढ़ाई जाए। बालाघाट जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बदौलत जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। वैसे तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी संगठन जिले में सक्रिय है, जिनके माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्राप्त हो रहा है। लेकिन एथलेटिक्स खेल की बात करें तो जिले में यह खेल अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है, क्योंकि जिला स्तर पर करीब 8 साल से एथलेटिक फेडरेशन अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, जिसके चलते खिलाड़ियों को जबलपुर फेडरेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि 8 वर्ष पूर्व जिले में एथलेटिक फेडरेशन अपनी अहम भूमिका अदा कर रही थी, जिनके सचिव श्री शिरशाम के द्वारा खिलाड़ियों को जिले से खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के कड़े प्रयास किए गए थे। लेकिन उनका स्वर्गवास होने के बाद एथलेटिक फेडरेशन का अस्तित्व ही जिले में समाप्त हो गया। इस संदर्भ में एथलेटिक खिलाड़ी कमल किशोर तिलासे ने बताया कि जिले में एथलेटिक फेडरेशन का अस्तित्व करीब 10 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका है और जिले में एथलेटिक को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संस्था सक्रिय नहीं है। भैया मैं एथलेटिक्स इवेंट करता था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर जो एथलेटिक्स संघ नहीं है, क्या मानते हैं? भैया एथलेटिक्स संघ था उस समय, अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि जब से सिरसाम सर थे वो उनके सचिव हुआ करते थे, और सिरसाम सर के एक्सपायर होने के बाद जो एथलेटिक फेडरेशन है उसका कोई यहाँ पे काम करने वाला था नहीं, तो शायद अभी काम एथलेटिक फेडरेशन का कितने सालों से? लगभग मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा किए जाने की प्रक्रिया के बाद संकुल केंद्र के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के छात्र छात्राओं के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा कराई जा रही है। इसी कड़ी में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के प्राचार्य एवं प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा कराई। इस संदर्भ में शिक्षक सेवक राम जयतवाल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संकुल कैंपस में जमा कराई जा रही है, जिसमें अंक सूची सहित अन्य दस्तावेज शामिल है। सर ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो 10वीं 12वीं परीक्षा संपन्न होती है उसके कंप्यूटर मतलब नेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद सर इसको जो है इसके हार्ड कॉपी जो है ये समन्वय केंद्र संस्था में जमा करनी होती है। प्राचार्य के द्वारा उनके विभिन्न जो दस्तावेज जो बच्चों के हैं, जो बच्चे योग्य होते हैं उनके दस्तावेजों के साथ ये जानकारी जमा करनी होती है। तो उसकी डेट सर 31 अगस्त तक है।
नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज जिला स्तरीय शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव, डाइट प्राचार्य PR मेश्राम सहित अन्य वरिष्ठ शिक्षकगण शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारी के शिक्षक मनोज मेश्राम एवं शासकीय कन्या बोर्डिंग स्कूल की शिक्षिका गायत्री पटले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह दोनों शिक्षक 5 सितंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी BL राणा एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षक मनोज मेश्राम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इसमें आज का जो कार्यक्रम था ये 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। 26 से लेकर 30 अगस्त के बीच में ये प्रतियोगिताएं पहले विकासखंड स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर आयोजित होनी थी। तो चूँकि पत्र लेट मिला था इसलिए हमने इसी समय सीमा में कल 28 तारीख को परसों विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें एक शिक्षक और एक शिक्षिका चयनित हुए। नियम ये है कि शिक्षकों में से एक और शिक्षिकाओं में से एक व्यक्ति ब्लॉक स्तर से चुन के आएंगे और फिर उनकी 30 तारीख यानी आज जो है ब्लॉक स्तर वालों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता शिक्षक संगोष्ठी, और इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त रहेंगे उन्हें 1,000 रुपये का पुरस्कार शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। निश्चित ही इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा चुना जाना निश्चित ही एक हर्षोल्लासित का विषय होता है। और एक शिक्षक जब अपने उत्कृष्ट कार्य को करता है तो उसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं होती है, और जब राज्य सरकार द्वारा इस तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो उससे अन्य शिक्षकों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अच्छा कार्य करके आगे बढ़ना है। और जैसा वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम व FCI ग्राउंड में मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ भोपाल, जिला फुटबॉल संघ बालाघाट व यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वारासिवनी के सहयोग से स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय कस्तूर चंद वर्मा की स्मृति में 30 अगस्त को राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी 2019 का प्रारंभ किया गया। प्रतियोगिता में बालाघाट, छतरपुर, सीधी, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद, नीमच, शाजापुर, रतलाम, खंडवा, भोपाल, मुरैना के खिलाड़ियों के साथ परिचय कराया गया, जिसके बाद टूर्नामेंट का प्रारंभ किया गया, जिसमें पहला मैच बालाघाट छतरपुर के मध्य कराया गया, जिसमें 3-0 से बालाघाट ने विजय हासिल की। इसी प्रकार सीधी नरसिंहपुर में सीधी ने 1-0 से और रतलाम खंडवा में रतलाम ने 4-0 से जीत हासिल की। इस दौरान फुटबॉल खेलने वाली टीम के खिलाड़ियों द्वारा अपने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि नगर में खेल के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि नगर में अभी तक क्रिकेट व हॉकी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित होती रही थी, लेकिन इस बार विश्व के सर्वाधिक रोमांचित खेलों में शुमार फुटबॉल का महाकुंभ वारासिवनी में आयोजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 32 जिलों की 32 टीमों के फुटबॉल महारथी अपने पैरों का शानदार कमाल दिखाते हुए नगर को रोमांचित करेंगे और फुटबॉल खेल के एक नए पहलू से नगरवासियों को परिचित करवाएंगे। सदस्यों ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ भोपाल के तत्वाधान में जिला फुटबॉल संघ व यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वारासिवनी के सहयोग से 7 दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियन ट्रॉफी 2019 का आयोजन वारासिवनी में किया गया है, जिसमें 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से अंतिम में 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो गोवा में नेशनल स्तर पर आयोजित संतोष ट्रॉफी में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। बाइट प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री विवेक पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष। जो बालाघाट जिले में गोल्ड कप हॉकी होता है, उस गोल्ड कप हॉकी के सेमीफाइनल भी यहाँ पर खेला जाएगा, ये बात हमें हो चुकी है। और उसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश की जूनियर हॉकी टीम, उसका चयन भी वारासिवनी में होने जा रहा है। इसकी भी चर्चा मैंने कर लिया और शीघ्र यहाँ पर उसका टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उससे हॉकी भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी हमारे युवा साथियों को, आने वाली पीढ़ी को। ट्रॉफी के चयन के लिए वारासिवनी का चयन किया गया। ये टूर्नामेंट जो यहाँ होना है 7 दिवसीय, ये हमारे नगर के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्र संग्राम सेनानी कस्तूर वर्मा जी की याद में हो रहा है। और चूंकि मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी भी ग्राउंड की शोभा खिलाड़ियों से है, आज कई दिन बाद इस ग्राउंड में, इस खूबसूरत ग्राउंड में जब टीमें खेल रही है, उन्हें देखकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
और हम तो हमेशा चाहते हैं और हमेशा हमारे नेता आदरणीय गुड्डा भैया हमेशा खेल को बढ़ावा देने का प्रयास किए हैं। हम महाराष्ट्र में हॉकी के बच्चे टूर्नामेंट हुए हैं, क्रिकेट के बच्चे टूर्नामेंट हुए हैं और अब फुटबॉल की भी बात। मध्य प्रदेश शासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी जिले के भीतर रेत माफियाओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मलाजखंड थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं ने वनकर्मियों पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर रेत से भरा ट्रैक्टर जबरदस्ती छीन कर ले गए। जानकारी के अनुसार मलाजखंड थाना क्षेत्र में बंजर नदी में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन किया जा रहा था। 28 अगस्त की रात्रि 8 बजे उपवन क्षेत्रपाल अर्जुन सिंह मडावी अपने बीट में वन रक्षक रंजीत कुमार धुर्वे, सुरक्षाकर्मी दिनेश उइके के साथ जौनपुर से भीमा मार्ग पर गश्ती कर रहे थे। तभी एक ट्रैक्टर बंजर नदी से अवैध रेत का उत्खनन करने जा रहा था। वन कर्मियों ने उसे रोककर पूछताछ करने पर ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम मिथिलेश बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया। लेकिन ट्रैक्टर मालिक रमेश चौक से और उसकी पत्नी मीरा चौक से उसके साथ कुल्हाड़ी लेकर कर्मियों पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। उक्त मामले की शिकायत मलाजखंड थाने में की गई। मलाजखंड पुलिस द्वारा आरोपी रमेश चौक से 48 वर्ष, पत्नी मीरा चौक से 40 वर्ष और ट्रैक्टर चालक मिथिलेश 22 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में खेल दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के बालक छात्रावास में इको क्लब एवं व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के तत्वाधान में महाविद्यालय के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं महाविद्यालय की छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापक क्रीड़ा अधिकारी के द्वारा 40 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके श्रीवास्तव और इको क्लब प्रभारी डॉक्टर विनोद आड़े एवं डॉक्टर पीएस कातुलकर, डॉक्टर गोविंद सिरसाटे, प्रोफेसर राकेश पटले, प्रोफेसर बाबा राहुल मेश्राम, व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर प्रशांत डहाटे एवं क्रीड़ा अधिकारी श्री JS सौंधी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर छात्रावास के छात्रों ने पौधों को गोद लेकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया। लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली में 30 अगस्त को शाम 4:30 बजे 2 वर्षीय मासूम बच्ची दीक्षा पिता सावन मोरधवरे की सर्राटी नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में गमगीन माहौल व्याप्त हो गया है। इस घटना की सूचना परिजनों के द्वारा थाने में दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पंचनामा कार्यवाही के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पद्मेश से चर्चा में जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने बताया कि नदी टोला अमोली निवासी सावन मोरधवरे का मकान सर्राटी नदी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। शाम लगभग 4 बजे बच्ची अचानक खेलते हुए नदी के पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना की सूचना परिजनों के द्वारा सरपंच को दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित कर पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। दीक्षा मोगड़े नाम की एक बालिका थी, लगभग उम्र 2 साल की। वो लगभग 4 बजे से घर पे से गायब हो गई। घर वालों ने ढूंढे, घर से धोना आया तो अचानक उसकी लाश नदी में तैरते हुए मिली। तो हमारे सरपंच साथी बलकराम 25 वर्ष और गांव के सभी लोगों ने ढूंढ ढांड के उस लाश को निकलवाया और PM के लिए यहाँ पे लाया। बहुत दुखद घटना है। एक बहुत कम उम्र की बच्ची। तान्हापोला पर्व वारासिवनी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सौहार्द एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान घेउनजारी नारबोद की आवाज गौ वंश की पूजा के बाद गूंज उठी। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में तान्हापोला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और स्थानीय जय स्तंभ चौक पर तान्हापोला पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान गोलीबारी चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक पर सैकड़ों की संख्या में दोनों ओर पोला पर्व को देखने के लिए लोगों की भीड़ रही। स्थानीय जय स्तंभ चौक पर पत्तों की तोरण बैलों के लिए लगाई गई, जिसके नीचे लोगों ने अपने सजाए बैलों को लाकर खड़ा किया, जिसमें पटेल बाड़े से प्रति वर्ष अनुसार तान्हापोला पर्व पर आरती निकलती है। इस वर्ष भी हीरालाल पटेल के घर से आरती निकली, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ बैल जोड़ी लेकर और पूजा की थाली के साथ जुलूस के रूप में जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां बैलों की पूजा अर्चना के बाद मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा बैलों की पूजा कर गौवंश मालिक को गमछा भेंट किया गया।
वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा बैलों की पूजा कर गौवंश मालिकों को कांच की कटोरी का सेट भेंट किया गया, जिसके बाद आतिशबाजी कर बैलों को दौड़ाया गया। इस दौरान भाजपा कांग्रेस समर्थक एवं जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीण जन मौजूद रहे। भैया इधर मारेंगे तो नहीं पीछा मटके रूरो धोखा होने में रेल अपने मालूम है उधर होली के शुभ अवसर पर मैं बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे जिले प्रदेश के वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूँ। और ये त्यौहार जो है हमारा कृषि के आधारित त्यौहार है, जिसमें इस त्यौहार के माध्यम से हमारे किसान इस बात की प्रार्थना करते हैं कि अच्छी से अच्छी फसल हो और हमारी फसलों में बीमारी न लगे और फसल के उत्पादन में हमारे पशुधन का बहुत उपयोग होता है, जिससे योगदान होता है पशुधन का। क्या है ये पोला जो है आदिकाल से मनाया जाता है और बैल जो है वो शंकर भगवान की सवारी है और इसमें विष्णु जी का वास है। ये बैलों के माध्यम से और हमने खेती करने का काम किया और संसार के लोगों को शाकाहारी बनाने का प्रयास किया, उनको अन्न देने का काम किया। ये किसानों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और आज ऐसे पोला त्यौहार पर हम अपने क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को, कृषकों को सबको शुभकामना देते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लालबर्रा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव के चौक में जमा हुए किसानों ने अपनी अपनी बैल जोड़ियों को ग्राम के प्रमुख रास्तों में दौड़ाया व धूमधाम से 30 अगस्त को पोला पाटन पर्व मनाया। इस पर्व के आयोजन हेतु विगत कई दिनों से किसानों के द्वारा तैयारियों का सिलसिला जारी था। इसी तारतम्य में नगर मुख्यालय में खिलिया मुठिया स्थल पर किसानों के द्वारा अपने अपने बैलों को सजाया गया, उन्हें अलग अलग रंगों से रंगाया गया। वहीं सींगों में बेगड़ पेंट लगाकर विशेष वनस्पति की तोरण बांधी गई और नए दावन के साथ उन्हें ग्राम के मुख्य चौक चौराहों पर इकट्ठा किया गया, जिसके बाद परंपरा अनुसार बांधी गई तोरण के नीचे गांव के बुजुर्गों के द्वारा 5 झड़तियां बोली गई। इसके बाद बैलों को गांव भर घुमाया गया। इस दौरान लोगों के द्वारा बैलों की पूजा कर पकवान का भोग लगाया गया। अगर ले जाने में वही ये वाली थी क्या? आ जाइए। साथ आना चाहिए हमारी। वहाँ की वीडियो डाल देना। पहले पोलो का आयोजन है। पोला हरियाली का प्रतीक है। जब अपन परा से खेती का पूरा काम करके जब इस जानवर से इसको शंकर जी के नंदी के रूप में पूजा की जाती है। ये इससे खेती बाड़ी का पूरा काम किया जाता है। जब खेती का काम खत्म होता है और खेती के काम से इनसे प्रार्थना की जाती है शंकर भगवान से कि प्रभु हरियाली रखना, सबको सुखी रखना, पूरे गांव को, पूरे देश को
हरियाली बना के रखना और अन्न धन से पूर्ण करना। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया पोला पर्व। आकर्षक वेशभूषा में सजाई गई बैलजोड़ी। दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन तस्करी के आरोप में जिले के 2 लोग गिरफ्तार, भेजे गए जेल। मामूली विवाद पर पति ने कर दी पत्नी की हत्या। परसवाड़ा के बैगा टोला की घटना। सर्राटी नदी में डूबने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत। लालबर्रा के अमोली में हुआ हादसा। शहर के सागौन वन में घर पर फांसी पर लटका मिला बुजुर्ग का शव। 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे जिले में 35 डिलीवरी सेंटर, स्वास्थ्य विभाग की योजना। सॉफ्टवेयर में देखे जा सकेंगे सांसद निधि के सभी कार्य। पारदर्शिता बरतने सरकार ने बनाई योजना। और हरितालिका व्रत मनाए जाने के लिए नक्षत्र के हिसाब से 1 सितंबर का दिन शुभ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balakhat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।